नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली जिस भी एग्जाम में आपसे जीके पूछी जाएगी हिमाचल जीके, चाहे वो एचएएस का हो गया, पीजीटी का हो गया, कांस्टेबल का हो गया, डेफिनेटली आपको वहाँ पर हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, हाउ मैनी मेडल्स वॉन बाय हिमाचल प्रदेश इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024। तो बोलते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 जो हुई, इसमें कितने पदक जो था वो जीते गए हिमाचल प्रदेश के द्वारा। तो देखो, हिमाचल प्रदेश की मेडल्स की बात यहाँ पर की गई है, तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के द्वारा 14 मेडल जीते गए। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछ लेगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुई ना 2024 की, इनको होस्ट किसके द्वारा किया गया। तो तमिलनाडु के द्वारा इनको होस्ट किया गया, ये भी आपने ध्यान रखना है। इस मेडल टैली में टॉप किसने किया, इसमें टॉप जो पहला रैंक रहा वो महाराष्ट्र का पहला रैंक रहा। महाराष्ट्र के द्वारा 158 टोटल मेडल जीते गए। इसमें से 57 गोल्ड मेडल थे, 48 जो था वो सिल्वर मेडल थे और 53 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल थे। दूसरे नंबर पर कौन सा स्टेट रहा, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु स्टेट रहा, जिसने इसको होस्ट किया था। तमिलनाडु के द्वारा टोटल 98 मेडल जीते गए। 98 मेडल में से जो था तमिलनाडु के द्वारा 38 गोल्ड मेडल जीते गए और 21 जो था वो सिल्वर मेडल जीते गए और 39 जो था वो यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीते गए तमिलनाडु के द्वारा। और उसके बाद तीसरे नंबर पर हरियाणा जो है वो रहता है। हरियाणा के द्वारा कितने मेडल जीते गए, हरियाणा के द्वारा 103 मेडल जो था वो जीते गए थे। 103 मेडल हरियाणा ने जीते। इसमें से 35 गोल्ड मेडल थे, 22 सिल्वर मेडल थे और 46 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल थे। हिमाचल का कौन सा रैंक रहा, अगर रैंक वाइज हम हिमाचल की बात करते हैं तो 22 रैंक हिमाचल का यहाँ पर था। 22 रैंक था, 14 मेडल थे। 14 मेडल जो जीते गए थे उसमें से 1 गोल्ड मेडल था, 5 सिल्वर मेडल थे और इसके अलावा जो 8 मेडल बच जाते हैं वो ब्रॉन्ज मेडल थे। कई बार हिमाचल के आसपास के रैंक भी पूछ लिए जाते हैं। तो हिमाचल से पहले 21 नंबर पर बिहार रहा, 5 मेडल उसके द्वारा जीते गए थे, परंतु 2 गोल्ड मेडल थे इसलिए वो 21 नंबर पर रहा और 2 सिल्वर मेडल थे, 1 ब्रॉन्ज मेडल था। जम्मू कश्मीर जो था वो 7वें नंबर पर रहा। 23 नंबर पर जम्मू कश्मीर रहा हिमाचल के बाद। इसके द्वारा 7 मेडल जो था वो जीते गए थे, 1 मेडल गोल्ड था, 4 सिल्वर थे, 2 ब्रॉन्ज थे। इतना ही याद रखिए, अब इतना ही याद रख सकते हैं नॉर्मली ये क्वेश्चन के बारे में, और कुछ ना कुछ यहाँ से पूछा जाएगा तो आप डेफिनेटली ठीक कर आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर अबाउट व्हाट परसेंटेज टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश सिख पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या में सिखों की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। देखो, हिमाचल की जो पॉपुलेशन है ना वो है 68,64,602। ये हिमाचल की पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन हिमाचल की। इसमें से अगर हम बात करते हैं कि सिख पॉपुलेशन कितनी है तो वो है 79,896। ये सिख पॉपुलेशन है टोटल हिमाचल की 2011 की जनगणना के अनुसार। और ये इस पॉपुलेशन का कितना परसेंट जो है वो बनती है, तो ये 1.16% जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। एंटी मेंस के एग्जाम में मैंने पहले भी बताया है आपको कि क्या पूछा गया था कि सबसे अधिक सिख पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पर है। सबसे अधिक सिख पॉपुलेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। ऊना की जो सिख पॉपुलेशन है वो है 26,009। ये 26,009 जो है वो यहाँ की सिख पॉपुलेशन है। सबसे कम कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में सबसे कम है। लाहौल स्पीति में सिर्फ 35 ही जो है वो सिख पॉपुलेशन देखने को मिलती है। हमीरपुर के बाद दूसरा नंबर जो है वो किसका आता है। देखो, हमीरपुर के बाद अगर हम दूसरे नंबर की बात करते हैं तो सिख पॉपुलेशन में दूसरा नंबर सिरमौर का आता है। सिरमौर में सिख पॉपुलेशन कितनी है, 15,501 जो है वो सिरमौर की सिख पॉपुलेशन है, ये ध्यान रखना है। और सिरमौर के बाद तीसरा नंबर किसका आता है, सिरमौर के बाद तीसरा नंबर सोलन का आता है। यहाँ की सिख पॉपुलेशन 13,926 थी, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम 2001 से लेकर 2011 के बीच में देखेंगे, 2011 के बीच में कि कितना इंक्रीज जो है वो हुआ है, कितनी ग्रोथ रेट जो है वो सिख पॉपुलेशन में रही है, तो ये माइनस में रही है, -2.73%। ये आपने ध्यान रखना है। ऐसा ही क्वेश्चन अभी पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि 2001 से 2011 के बीच में जो हाईएस्ट हमें किसी भी रिलीजन की पॉपुलेशन में ग्रोथ देखने मिला वो कौन सा है, तो वो क्रिश्चियन थे। क्रिश्चियन की जो हमें पॉपुलेशन में ग्रोथ रेट देखने को मिला था वो 49.69% देखने को मिला था 2001 से 2011 के बीच में। क्रिश्चियन पॉपुलेशन का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा।
क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो है, और सबसे कम क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पर है, सबसे कम क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो है वो लाहौल स्पीति में जो है वो है। ये इतना सा डाटा ध्यान रखिए। बाकी स्पेसिफिक जब भी क्रिश्चियन पॉपुलेशन की बात होगी तो एक एक पॉइंट नोट करेंगे। अभी मैंने सिख पॉपुलेशन मोस्टली आपको इसलिए बताया, एग्जैक्टली इसलिए बताया क्योंकि इतना ही एक बार में याद रख पाएंगे, नहीं तो फिर हौच पौच काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जैसे पहले चलते आए हैं, तो चीज़ें याद भी रहेंगी और भूलेंगी भी नहीं, और आपके नोट्स भी बन जाएंगे। आगे देखिए, बोलते हैं अंडर मुख्यमंत्री सगुन योजना हाउ मच मैरिज ग्रांट प्रोवाइडेड। हज़ारों बार हमने ये पढ़ा है, गिरिराज पत्रिका में, इससे पहले मिशन एलाइड में भी पढ़ा है कि मुख्यमंत्री सगुन योजना के तहत विवाह अनुदान जो दिया जाता है वो 31,000 रुपया दिया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर। अभी सगुन योजना के बारे में पीजीटी में पूछा गया था, तब मैंने फिर से ये क्वेश्चन डिस्कस किया। अगला यहाँ पर देखिए कि ये स्कीम सगुन योजना स्कीम इम्प्लीमेंट कब की गई थी। ये 1 अप्रैल 2021 को जो था वो इम्प्लीमेंट की गई थी। अब तो ये क्वेश्चन पीजीटी के 2 एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इस स्कीम में 31,000 रुपया जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो दी जाती है। किनको, जो लड़कियाँ बीपीएल फैमिली से बिलोंग करती हैं स्पेसिफिक रूप से, उनको दी जाती है। और ये अमाउंट जो है वो तब भी एडमिसिबल होता है अगर कोई लड़का लड़की के साथ शादी करता है जो अदर स्टेट की है, तब भी ये एडमिसिबल जो है वो होता है। कुछ एक योजनाएं ऐसी भी हैं जिनका फ़ायदा नहीं मिलता इंटर स्टेट में, अगर किसी और स्टेट में आप शादी कर लेते हैं, कुछ इस तरह से नहीं फ़ायदा मिलता, परंतु इस योजना में ये फ़ायदा मिलता है। तो ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकता है, दिस ग्रांट इज़ ऑल्सो एडमिसिबल इफ़ द बॉय मैरिंग द गर्ल बिलोंग टू अदर स्टेट। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर 1991 सेंसस। अभी हम ट्रेडिशनल 2011 का सेंसस डिस्कस नहीं कर रहे, हम यहाँ पर 1991 का सेंसस पूछ रहे हैं कि हमीरपुर की डेंसिटी कितनी थी। तो उसमें हमीरपुर की डेंसिटी थी 330। ऑप्शन डी सही आंसर। एक डाटा डिस्कस करेंगे, वहाँ से काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे अभी आपके। देखो ये है हमारे पास डाटा, यहाँ पर आप डेंसिटी देखो, यहाँ पर डेंसिटी दी गई है, और इसको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं साथ में, या फिर डाटा परमानेंट रहेगा। अब हम इस तरह से ही डाटा डिस्कस किया करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कोई भी डाटा अब हमारे पास हुआ करेगा उसको हम बड़े अच्छे से पढ़ा करेंगे, लिख कर पढ़ा करेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पर देखो डेंसिटी पूछी गई है हमीरपुर की। हमीरपुर की डेंसिटी ये है, हमीरपुर की डेंसिटी 1971 में जब जनगणना हुई तो 166 होती थी। फिर उसके बाद 1981 में ये इंक्रीज़ होकर 284 हो गई, और उसके बाद 1991 में ये 330 जो था वो हो गई थी, और 2001 में ये 369 थी, और उसके बाद 2011 में ये 407 थी। उसी तरह ये तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी है हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर की, तब हम हमीरपुर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे कम लाहौल स्पीति की है, वैसे वो 2 ही है, और उसके बाद किन्नौर का नंबर आता है। तो किन्नौर अभी एग्ज़ाम में पूछा गया था, 1991 में किन्नौर की 11 थी, उससे पहले 1971 में 8 थी, 1981 में 9 थी, और 2001 में 12 थी, 2011 में ये 13 थी। तो ये भी ध्यान रखना है। अब ओवरऑल हिमाचल की ही एग्जामिनर पूछ लेगा, कुछ नहीं करेगा, ओवरऑल हिमाचल की पूछ लेगा। हिमाचल की जो है वो 1971 में 62 थी, 1981 में 77 थी, 1991 में 93 थी, और 2001 में ये 109 थी, और अभी 2001 की जो जनगणना हुई है उसके अकॉर्डिंग 123 है। 123 का डाटा तो आपको कभी भूल ही नहीं सकता। यहाँ से हम अभी ये स्पेसिफिक ही डिस्कस करेंगे, जब किसी और डिस्ट्रिक्ट की बात होगी तब हम कोई और डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे, और इस तरह से ही चार्ट के माध्यम से, इस तरह से ही पूरा लिख के जो है वो डाटा कवर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर विच फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द हाई परसेंटेज ऑफ अर्बन लिटरेसी रेट एज पर 2011 सेंसस। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले का जो अर्बन साक्षरता दर था वो सबसे अधिक था, सबसे उच्च था। अर्बन यानी कि जो शहरी जो साक्षरता दर था वो सबसे अधिक कहाँ का था, तो 4 ऑप्शन से अधिक था। ऑप्शन डी सही आंसर है। हम लिटरेसी रेट की अक्सर बात करते हैं कि हिमाचल का लिटरेसी रेट 82.80% है, जिसमें हम मेल लिटरेसी रेट जो है वो पढ़ते हैं 89.53%, और फीमेल लिटरेसी रेट हम पढ़ते हैं 75.93%। अभी हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक रूप से अर्बन लिटरेसी रेट की। अर्बन लिटरेसी रेट के बारे में जानते हैं। यहाँ पर देखो आप अर्बन लिटरेसी रेट का ये डाटा
2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल का जो अर्बन लिटरेसी रेट है वो है 91%, 91.1%। मेल अर्बन लिटरेसी रेट 93.4% है। फीमेल अर्बन लिटरेसी रेट जो है वो 88.4% है, ये ध्यान रखना है। अब हम यहाँ से ही बात करें कि हाईएस्ट अर्बन लिटरेसी रेट कहाँ का था, तो वो शिमला का था, वो था 93.1%। और शिमला का मेल लिटरेसी रेट 94.6% है। शिमला का फीमेल लिटरेसी अर्बन लिटरेसी रेट 91.3% है। शिमला के बाद दूसरा नंबर हमीरपुर का आता है। हमीरपुर का जो अर्बन लिटरेसी रेट है वो है 92.5%। मेल अर्बन लिटरेसी रेट 95.2%। मेल अर्बन फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो 89.7%। ये तो हो गए हाईएस्ट। लोएस्ट की अगर हम बात करते हैं तो लोएस्ट है ऊना का। ऊना का जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है अर्बन क्षेत्रों में वो है 86.6%। मेल का 89.9% है और फीमेल का 83.1% है। ये अर्बन की बात हो रही है, ये ध्यान रखना। और कुल्लू का है उसके बाद ऊना के बाद 88.1%। यहाँ पर मेल अर्बन लिटरेसी रेट 91.2%, फीमेल अर्बन लिटरेसी रेट 84.6%। हाँ, अगर आपने नया अभी तैयारी करना या हिमाचल जीके के बारे में इतने परिचित आप नहीं हैं तो देखो एक बात आपने ध्यान रखनी है कि लाहौल स्पीति और किन्नौर यहाँ पर जो है वो बिल्कुल भी जो है वो अर्बन पॉपुलेशन है ही नहीं, तो यहाँ का अर्बन लिटरेसी रेट भी 0 ही जो है वो होगा। तो उसके बाद ऊना का नंबर फिर आता है लाहौल और किन्नौर के बाद। ये सारा डाटा होने के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीजीटी के एग्ज़ाम की और पीजीटी के अभी लिमिटेड ही एग्ज़ाम बचे हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, तो पीजीटी पेपर 1 में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि पेपर 1 पास नहीं हुआ तो पेपर 2 का क्या फ़ायदा, और बहुत सारे अभी एस्पिरेंट्स का ऐसा हुआ भी है। तो पेपर 1 की आप उसके लिए टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज से अभी तो डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछे गए, परंतु फिर भी क्वेश्चन ऐसा होता है टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस बहुत अच्छी आपकी हो जाती है कि कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो उस कॉन्फिडेंस के लिए काम करें। और जितनी हेल्प आपकी हो सकती है टेस्ट सीरीज से आपकी होगी, आपने खुद से मेहनत की होगी तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ओबीसी कम्युनिटी इन हिमाचल प्रदेश। तो इनमें से कौन सी हिमाचल की सबसे बड़ी ओबीसी समुदाय जो है वो है, तो घिरथ, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। घिरथ जो है ये लार्जेस्ट ओबीसी कम्युनिटी है हिमाचल की। अगर देखो घिरथ कम्युनिटी की बात की जाती है तो घिरथ कम्युनिटी ये जो है ना, ये कम्युनिटी मुख्य रूप से आपको देखने को मिल जाएगी कांगड़ा में, बिलासपुर में, हमीरपुर में, ऊना में, यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इनके द्वारा जो भाषा बोली जाती है वो मुख्य रूप से कांगड़ी और बिलासपुरी ही जो है वो होती है। इनके जो हैं वो 2 मेन सब ग्रुप जो हैं वो बताए गए हैं, एक भाटी है, एक भाटी इनका मेन सब ग्रुप है, और एक जो है वो इनका चौहांग है। ये आपने ध्यान रखना है, ये भी इनका एक मेन सब ग्रुप है। और ये दोनों के दोनों सब ग्रुप जो हैं वो पंजाब में जो है वो पाए जाते हैं इनके, ये भी याद रखना है आपने। देखो ऐसा माना जाता है कि घिरथ जो है ना ये जो है ना, ये सब उत्पत्ति जो हुई है ये घी से हुई है। भगवान शिव ने जो है वो इनको घी से जो था वो बनाया था, तो इस तरह से घिरथ नाम जो था वो पड़ा, फिर ये कहा जाता है। और ये कल्टीवेटिंग ट्राइब है, काफ़ी सक्सेसफुल कल्टीवेटिंग ट्राइब या फिर कम्युनिटी जो है वो हिमाचल की ये है, ये भी ध्यान रखना है आपने। तो इतना सा ध्यान रखिए, यहाँ से डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर आइडेंटिफाई द करेक्ट नंबर ऑफ सब डिवीज़न इन हिमाचल प्रदेश अप टू 31/3/2022 फ्रॉम द फॉलोइंग। तो 31 मार्च 2022 तक ये पूछा गया है कि 31 मार्च 2022 तक जो है वो आपको करेक्ट नंबर ऑफ सब डिवीज़न हिमाचल में बतानी है कि कितने उपमंडल जो है वो हिमाचल में थे। यहाँ पर देखना अभी मैं बताऊँगा, एक तो वैसे इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अलग से वीडियो में, जिस दिन पेपर था उससे मॉर्निंग में ही मैंने ये वीडियो बनाई थी, परंतु 31 मार्च 2022 की स्पेसिफिक रूप से बात की जा रही है। यहाँ पर जो है वो हिमाचल में जो उपमंडल हैं यानी कि सब डिवीजन्स हैं वो कितनी है, वो है 74। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये डाटा ना हम पढ़ रहे हैं 31 मार्च 2022 तक। अगर आप 31 मार्च 2023 तक देखेंगे तो ये उपमंडल अब 81 जो है वो हो गए हैं। तो ये ध्यान रखना है कि हम 31 मार्च 2022 का पढ़ रहे हैं। अगर 31 मार्च 2023 का आपसे पूछा गया तो आप क्या करेंगे, 81 जो है वो करेंगे। तहसील्स की बात करते हैं तो 31 मार्च 2022 तक 113 नंबर ऑफ तहसील्स थी। तब सब तहसील्स की बात करते हैं तो 31 मार्च 2022 तक 73 थी। ब्लॉक्स की बात करते हैं तो 31 मार्च 2022 तक ये 8 थे। डिवीज़न कितने हैं हिमाचल में, डिवीज़न है 3। कौन कौन से डिवीज़न है, एक तो धर्मशाला डिवीज़न आ गया, एक मंडी डिवीज़न आ गया, एक शिमला डिवीज़न जो है वो आ गया, ये डिवीज़न है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 2011 की
जनगणना के अनुसार कि इनहेबिटेड विलेजेस कितने हैं हिमाचल में, तो वो 17,882 हैं। अनइनहेबिटेड विलेजेस कितने हैं, वो 2,808 हैं। टाउन और सिटीज़ 2011 की जनगणना के अनुसार 59 है। ये आपने नोट करनी है सारी बातें। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पंचायत प्रेजेंट टाइम में हिमाचल में कितनी है, वो आपने कमेंट करके अभी बताना है। पंचायतों का डाटा आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कि कितनी पंचायतें हिमाचल में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन एरिया ऑक्युपाइज द हाईएस्ट जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो निम्नलिखित में से कौन सा हिमालयी क्षेत्र हिमाचल में सबसे ऊंचे भौगोलिक क्षेत्र पर स्थित है। तो इनमें से सबसे जो वो हिमालयन एरिया जो ऑक्युपाई करता है हाईएस्ट जियोग्राफिकल एरिया, वो करता है सब हिमालयन रीजन। ये आपने ध्यान रखना है, सब हिमालयन रीजन जो है ये हाईएस्ट एरिया जो है वो ऑक्युपाई करता है। अगर हम यहाँ से ही थोड़ा सा जान लें इसके बारे में, तो सब हिमालयन जो रेंज है ना, ये साउथर्न मोस्ट रेंज है हिमालयन पर्वत श्रृंखला की, और इसकी जो एवरेज हाइट वेरी करती है वो 600 से 1200 मीटर के बीच में जो है वो वेरी करती है। कितनी? 600 से 1200 मीटर के बीच में जो है वो वेरी करती है। हिमालय का संबंध हिमाचल के साथ बहुत गहरा है। अगर हम देखते हैं तो आउटर मोस्ट रेंज इसकी हो गई, इनर मोस्ट रेंज इसकी हो गई। तो आउटर मोस्ट रेंज में जो है वो शिवालिक आ जाता है, और उसका जो आउटर मोस्ट रेंज है इसकी उसका एल्टीट्यूड वेरी करता है 350 मीटर से 1500 मीटर के बीच में। ये आपने ध्यान रखना है। और इनर हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो उसका जो एल्टीट्यूड वेरी करता है वो 1500 मीटर से 4500 मीटर के बीच में वेरी करता है। इसमें धौलाधार जैसी पर्वत श्रृंखलाएं आपकी आ जाती हैं। शिवालिक को जहाँ पर मानक पर्वत के नाम से जाना जाता है, और वैसे ही जो है वो धौलाधार को मौलाक पर्वत कहते हैं। शिवालिक की खास बात यह है, एक तो हिमाचल के ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है, मुख्य रूप से ऊना को, और यहाँ पर मुख्य रूप से सिट्रस फ्रूट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। धौलाधार की बात कर लें ऑन दी अदर हैंड, तो बर्फ़ से ढका रहता है, तो उसको वाइट पीक भी कहते हैं, वाइट माउंटेन भी कहते हैं। तो ये हो गया। एक ग्रेटर हिमालय भी तो आप पढ़ते हैं, ग्रेटर हिमालय भी इम्पोर्टेंट है। ग्रेटर हिमालय में देखो, ग्रेटर हिमालय में ट्रांस हिमालय में झांसकर रेंज, और वहीं पर जो है वो आपको शिल्ला पीक देखने को मिल जाती है, जो हाईएस्ट पीक हिमाचल की है। तो इतना डाटा हो गया। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सा कथन सही है। अकॉर्डिंग टू महाभारत, कुनिंदाज वर कॉन्कर्ड बाय अर्जुन, कि महाभारत के अनुसार कुनिंदों को अर्जुन ने जो है वो विजय प्राप्त की थी कुनिंदों के ऊपर। आगे बोलते हैं, कुनिंदाज वर द हाई पीपल हु लिव्ड इन एरिया लाइंग बिटवीन रिवर ब्यास एंड रावी। तो कुनिंद पहाड़ी लोग थे जो ब्यास और रावी नदी के बीच में स्थित थे। पहली स्टेटमेंट की बात करते हैं तो कुनिंदों के बारे में बिल्कुल सही कहा गया है कि महाभारत के अनुसार अर्जुन ने इनको कॉन्कर किया था, इनके ऊपर विजय प्राप्त की थी। और दूसरी स्टेटमेंट गलत है कि ये देखो, एक तो पहाड़ी लोग तो हैं परंतु ये ब्यास और रावी के बीच में नहीं रहते। कहाँ पर रहते हैं वो जानेंगे। ऑप्शन ए ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये होगा। महाभारत के अनुसार कुनिंद जो है ये अर्जुन के द्वारा कॉन्कर किए गए थे। ये जो है वो पहाड़ी लोग तो हैं, ये जो रहते हैं वो ब्यास, यमुना और सतलुज के बीच में जो है वो रहते हैं। शिमला सिरमौर के क्षेत्रों में ये आते हैं, और अम्बाला हो गया, सहारनपुर हो गया, इन क्षेत्रों में ये आते हैं। अगर हम बात करें तो इनको जो है वो कुनिंदास को जो है वो कनैत, मॉडर्न टाइम में इनको कनैत के रूप में जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है, या फिर इस तरह से इनको जाना जाता है। ये जो इनके चांदी के सिक्के थे ना कुलिंदों के, इनके ऊपर जो है वो अमोघभूति का नाम जो है वो खुदा हुआ है। राजा अमोघभूति का नाम जो है वो इनके ऊपर जो है वो खुदा हुआ है। और यमुना नदी का पौराणिक संबंध इनके साथ है। पौराणिक नाम यमुना नदी का यहीं से पता चलता है कि कालिंदी जो है वो यहाँ का यमुना का जो है वो पौराणिक नाम है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। वैसे ही हम वैदिक काल की बात भी यहाँ पर थोड़ी सी कर लें, अगर यमुना नदी की बात हुई है तो देखो, दस्यु राजा जो थे ना, दस्यु राजा सांभर और आर्यों के राजा देवदास के बीच में युद्ध हुआ था। 40 वर्षों तक ये युद्ध हुआ था। दस्यु राजा ये जो सांभर थे ना, इनके पास 99 किले हुआ करते थे, और ये 99 किले यमुना से ब्यास नदी के बीच में जो था वो हुआ करते थे। ये ध्यान रखना है, यमुना से ब्यास नदी के बीच में इनके ये किले हुआ करते थे, और इनका युद्ध हुआ। फिर युद्ध किस किस का हुआ, ये जो दस्यु राजा सांभर थे और आर्यों के राजा देवदास थे, इनके बीच युद्ध हुआ। 40 वर्षों तक ये युद्ध जो था वो चलता रहा। अब विजय किसकी हुई, तो यहाँ पर विजय प्राप्त होती है आर्यों के राजा देवदास को। आर्यों के राजा देवदास ने उद्ब्रज नामक स्थान के समीप जो था वो जो दस्यु राजा सांभर था उनका वध जो था वो यहाँ पर कर दिया था। तो विजय इनको प्राप्त फाइनली जो था वो यहाँ पर हुई थी।
परंतु कितने वर्षों तक ये युद्ध चला था? 40 वर्षों तक ये युद्ध चला था। ये 99 किले कौन सी नदियों के बीच में होते थे? यमुना से ब्यास नदी के बीच में ये 99 किले हुआ करते थे। हुआ किसके करते थे? दस्यु राजा सांभर के ये किले होते थे, और दस्यु राजा सांभर का ही वध हुआ था इस युद्ध में, वही हारा था इस युद्ध में। जीत कौन गया था? आर्यों के राजा देवदास जो था वो इस युद्ध में जीत गए थे। ये हो गया जी। अब बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें उससे पहले अगर आप एलाइड की तैयारी कर रहे हैं तो लिमिटेड टाइम है अभी एलाइड के लिए। जैसे पीजीटी के एग्ज़ाम देखते देखते वो के एलाइड का एग्ज़ाम भी वैसे ही हो जाएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी अगर आपको चाहिए, आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है, आपकी तैयारी में कुछ कमी है, तो टेस्ट सीरीज जल्दी से प्रैक्टिस कीजिए। टेस्ट सीरीज अवेल करने के लिए टेस्ट सीरीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। लिमिटेड टाइम है और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो जाने ना दें, और प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में आप कहीं पर भी अपना नाम देखना चाहते हैं तो प्रैक्टिस ज़रूरी है, और प्रैक्टिस के लिए लिंक दिए गए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में। आगे देखें, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पर कुछ एक मैरिज के टाइप दिए गए हैं, कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया गया? एक तो जूशीस दिया गया है, क्या ये लव मैरिज है? एक हुचीस दिया गया है, क्या ये मैरिज बाय फोर्स है? एक जानेखंग दिया गया है, क्या ये कॉमन मैरिज है? एक कुआ ब्याह दिया गया है, क्या ये सिंपल मैरिज का टाइप है? हम मैरिज के टाइप यहाँ पर पढ़ेंगे तो जूशीस की बात सबसे पहले करते हैं। ये लव मैरिज ही होती है, बिल्कुल सही बात है। किन्नर्स के बीच में ये होती है, किन्नौरा जो कम्युनिटी ट्राइब है उसके बीच में ये होती है। हुचीस की बात करें तो ये मैरिज बाय फोर्स होती है, ज़बरदस्ती यानी कि फोर्सफुली की जाने वाली शादी है, और ये भी जो है वो किन्नर्स किन्नौरास के बीच में ही होती है। जानेखंग की बात करते हैं तो बहुत बार हमने पढ़ा है जानेखंग ये एक कॉमन मैरिज का टाइप है, बिल्कुल सही बात है। किन्नौरास के बीच में, किन्नर्स के बीच में ही ये मैरिज का टाइप है, कॉमन मैरिज का टाइप है। और कुआ ब्याह जो है ये स्वांगलास के बीच में मैरिज का टाइप है, परंतु सिंपल मैरिज का प्रकार ये नहीं होता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये करेक्टली मैच नहीं किया गया। अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। देखो, जो मैरिज टाइप होते हैं या फिर डाइवोर्स टाइप होते हैं किन्नर्स के बीच में, वो जानते हैं। जैसे कि दम चालीसम हो गया, दमतांग हो गया, बिनांग हो गया, हचीज़ हो गया, जूसीज हो गया, ये लव मैरिज के टाइप हैं, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, दरोस हो गया, दुबर हो गया, न्यामसा लेमो हो गया, न्यामसा दिबांग हो गया, आशीष हो गया, हुचीज़ हो गया, ये मैरिज बाय फोर्स है। जानेखंग जानेतंग तो कॉमन मैरिज का टाइम है। एक इनके बीच में न्योतांग मिरांग भी आता है, ये मैरिज का टाइप होता है जिसमें 2 लोग होते हैं, मतलब 2 लोग ही जो हैं वो जाते हैं। 2 लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो ठीक नहीं होती, इसलिए कम लोगों के लिए ही जो है ये होती है। 2 लोगों के लिए वहीं पर शादी इनकी हो जाती है, 2 लोगों के प्रेजेंस से ही। मैरिज बाय स्वांगलास देखिए, स्वांगलास के बीच में ये कुआ ब्याह होता है। ये मैरिज बाय कैप्चर है, कोई सिंपल मैरिज नहीं है, ये कैप्चर कर ली जाती है लड़की लड़के के द्वारा, और फिर ये शादी जो है वो मानी जाती है। उसी तरह रुस्ताते ब्याह होता है, ये अलॉपमेंट है, भगाकर की जाने वाली शादी है। यहाँ पर लड़की और लड़का एक दूसरे से प्यार करते हैं और फिर शादी कर लेते हैं, तो ये रुस्ताते ब्याह इस तरह की मैरिज आ जाती है। एक मजमी ब्याह भी जो है वो आता है। मजमी ब्याह क्या होता है? लड़का अपनी सिस्टर को भेजता है। सिस्टर को क्यों भेजता है? ताकि वो लड़की को ला कर जाए, लड़की को जो है वो ले आए। लड़की को लाने के लिए इसलिए भेजा जाता है क्योंकि वो शादी का खर्चा नहीं उठा सकता, इसलिए वो अपनी सिस्टर को जो है वो भेजता है, तो उसको मजमी ब्याह जो है वो कहते हैं। स्वांगलास के बीच में ये मैरिज के टाइप है। अभी देखो, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया प्राइनो के बारे में। प्राइनो जो है वो क्या है? प्राइनो मैरिज का टाइप है। कौन सी कम्युनिटी ट्राइब के बीच में ये मैरिज का टाइप है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। और किस तरह की मैरिज है ये भी आप कमेंट करके जो है वो जल्दी से बताएंगे। ये रिवीजन होगा आपका, हमने पहले बहुत बार प्राइनो के बारे में पढ़ा है। क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? यहाँ पर बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज धार वेरकोट। धार वेरकोट हिमाचल के किस जिले में जो है वो स्थित है? 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। इस धार वेरकोट का आप कमेंट करके बताइए जल्दी से कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये जो है वो स्थित है। लास्ट टाइम हमने मिशन एलाइड में ही ये क्वेश्चन जो था वो पढ़ा था और बड़े अच्छे से हमने ये पढ़ा था। अभी आप कमेंट करके बताएंगे। टेलीग्राम पर अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपने टेलीग्राम से @tolexam31 जो है वो सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। और देखो, टेलीग्राम पर जो मैंने पीजीटी इंग्लिश और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के जो पेपर डिस्कस किए हैं उनकी सीरीज़ जो है ना वो आपने ध्यान रखनी है। सीरीज़ है उनकी सी, क्योंकि आंसर की आ गई है। अगर आपको चेक करनी है तो सीरीज सी जो है वो है जो हमने वहाँ पर डिस्कस की है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।